तो क्या आपको पता है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, वो इतना ताकतवर है कि वो लोहे के एक रेजर प्लेट को भी आराम से गला सकता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। या फिर ये बात कि हमारा दिल सिर्फ 23 सेकंड में पूरे शरीर में खून का एक चक्कर लगा लेता है। कमाल की बात है ना। बहुत ही कमाल की। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही विस्तृत स्रोत का इस्तेमाल करके मानव शरीर के काम करने के तरीके को खंगालने वाले हैं। और मुझे लगता है हमारा मिशन यही है कि हम उन भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दों को आज किनारे रख दें। एकदम सही कहा। मतलब जार्गन को हटाकर इस शरीर नाम की जटिल मशीन को एक मनोरंजक कहानी की तरह समझना है। आज हम एक छोटी सी कोशिका से लेकर शरीर के पूरे नेटवर्क तक का सफर तय करेंगे। और सच कहूं तो ये बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है, क्योंकि देखिए जब भी जीव विज्ञान की बात आती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बीमारियों या मोटी-मोटी किताबों का विषय है। स्कूल के बोरिंग लेक्चर जैसा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये हमारे खुद के अस्तित्व का एक यूजर मैनुअल है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हम असल में कैसे काम करते हैं और हमारी त्वचा के नीचे हर पल कैसा चमत्कार चल रहा है। ये यूजर मैनुअल वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। तो शरीर नाम की इस विशाल इमारत को समझने के लिए मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हमें उस ईंट को समझना होगा जिससे ये पूरी इमारत बनी है। हाँ, यानी कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। जी, लेकिन स्रोत को देखकर मुझे ये एक ऐसी स्मार्ट इमारत की तरह लग रहा है जो अपनी ईंटें खुद ही बनाती है। ये कहानी असल में शुरू कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत ना 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक से हुई थी। उन्होंने बस एक कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। अच्छा, कॉर्क का टुकड़ा। हाँ, और उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे-छोटे खाली कमरे दिखाई दिए। तो उन्होंने इन्हें सेल नाम दे दिया। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जो हुक ने देखा था वो असल में मृत कोशिकाएं थी। ओहो, मतलब डेड सेल्स। तो फिर जीवित कोशिका किसने देखी? उसके कुछ सालों बाद ल्यूवेन हॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार एक पानी की बूंद में जीवित कोशिका को तैरते हुए देखा। लेकिन देखिए, सबसे क्रांतिकारी विचार जो था वो रुडोल्फ विर्चो का था। हाँ, स्रोत में उनके एक सिद्धांत का जिक्र भी है, ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला। मतलब सुनने में तो ये हैरी पॉटर के किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। इसका बहुत ही सरल मतलब है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। मतलब कुछ भी अचानक से पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कोई भी जीवन शून्य से प्रकट नहीं होता। एक कोशिका विभाजित होकर 2 बनती हैं, फिर 2 से 4। तो हमारा पूरा शरीर जिसमें आज खरबों कोशिकाएं हैं, वो असल में सिर्फ एक सिंगल कोशिका से ही शुरू हुआ था। ये सच में अद्भुत है। और इस स्मार्ट इमारत को चलाने के लिए, मतलब इन खरबों कोशिकाओं को काम करते रहने के लिए एक खास तरह के ईंधन की भी तो जरूरत होती होगी। हाँ, शरीर का अपना फ्यूल सिस्टम। स्रोत में इस ईंधन को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट, और प्रोटीन। अगर मैं इसे थोड़ा गाड़ियों की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का पेट्रोल है। बिल्कुल सटीक, जो तुरंत ऊर्जा देता है। और प्रोटीन हमारी सर्विसिंग या मरम्मत करने वाली टीम है जो टूट फूट ठीक करती है। और फैट जो है वो हमारा रिजर्व टैंक है। क्या ये सही तुलना है? एकदम सही तुलना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट वह ईंधन है जिसे शरीर सबसे आसानी से जला लेता है। जब कोई मीठी चीज खाता है तो वो तुरंत ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन हमारा शरीर ना बहुत समझदार है। वो कैसे? उसे पता है कि हमेशा खाना तो मिलेगा नहीं, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा को वसा या फैट के रूप में जमा कर लेता है भविष्य के लिए। अच्छा, यहीं पर मेरा एक सवाल है। स्रोत के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जबकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। मतलब फैट से हमें दुगने से भी ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो फिर आजकल लोग फैट से इतना डरते क्यों हैं? सब लोग बस फैट फ्री चीजें ढूंढ रहे हैं। यही पर लोग गलती करते हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वसा कोई दुश्मन नहीं हमारा। ये शरीर का एक बहुत ही जरूरी आपातकालीन फंड है। इमरजेंसी फंड की तरह। हाँ, और सिर्फ ऊर्जा जमा करने के अलावा वसा हमारे शरीर के नाजुक अंगों को बाहरी झटकों से भी बचाता है। मतलब एक कुशन या गद्दे की तरह काम करता है। तो चोट लगने से बचाता है। बिल्कुल।
और ये शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में मदद करता है, एक इंसुलेशन की तरह। तो डर असल में वसा से नहीं होना चाहिए, बल्कि पैकेट वाले जंक फूड में मिलने वाले खराब फैट से होना चाहिए। प्राकृतिक वसा के बिना तो शरीर के कई हिस्से काम ही नहीं कर सकते। और शायद वसा के बिना हमारे कुछ विटामिन्स भी काम नहीं कर सकते। स्रोत में विटामिन्स का भी काफी जिक्र है। हाँ, विटामिन्स तो बहुत अहम है। उसमें कहा गया है कि विटामिन्स में 0 कैलोरी होती है, मतलब इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। फिर भी ये शरीर के स्विच या किसी कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सा काम कब होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। विटामिन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और आपने जो वसा वाली बात कही ना, वो बहुत ही अहम है यहाँ पर। वो ट्रिक्स जो स्रोत में दी गई हैं। हाँ, स्रोत में छात्रों को याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। जैसे एक शब्द है कीड़ा, KEDA। कीड़ा मतलब कीड़े मकोड़े वाला कीड़ा? हाँ, बस स्पेलिंग में KEBA है। इसका मतलब है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये चारों फैट सॉल्युबल हैं, यानी सिर्फ वसा में ही घुलते हैं। ओहो, तो इसका मतलब है कि अगर किसी के शरीर में फैट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये विटामिन K, E, D और A शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, चाहे कोई कितनी भी हरी सब्जियां खा ले। हाँ, चाहे जितना भी खा लें, वसा के बिना शरीर इन विटामिन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और स्रोत में विटामिन्स के रासायनिक नामों को याद रखने के लिए एक और कमाल की ट्रिक है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, एक काफी फनी है ना? ये छात्रों के लिए एक फॉर्मूला है जिससे वे रेटिनॉल, थायमीन जैसे भारी नामों को लाइन से याद रख सकें। जीव विज्ञान में इतने नाम होते हैं कि ऐसी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। सही बात है। तो चलिए, अब हमारे पास इमारत की ईंटें भी हैं और चलाने के लिए ईंधन भी। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, अगर मैं एक सेब खाती हूँ या रोटी खाती हूँ, तो शरीर इस जटिल ईंधन को सीधे तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना? बिल्कुल नहीं, शरीर को उसे तोड़ना पड़ता है। हाँ, मतलब रोटी का टुकड़ा सीधे खून में जाकर ऊर्जा तो नहीं दे सकता। उसे उस रूप में तोड़ना होगा जिसे वो छोटी छोटी कोशिकाएं समझ सकें। और यहीं से हमारा प्रोसेसिंग प्लांट यानी हमारा पाचन तंत्र मैदान में आता है। एकदम सही। मुझे ना हमेशा से लगता था कि खाना पचाने का सारा काम हमारे पेट के अंदर ही होता है, लेकिन स्रोत तो कुछ और ही कह रहा है। इसके अनुसार तो ये प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पेट ही सब कुछ पचाता है, लेकिन असल में पाचन की शुरुआत ना आपके पहले निवाले के साथ आपके मुंह में ही हो जाती है। मुंह में कैसे? देखिए, हमारी लार में, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसमें एक खास एंजाइम होता है, एमाइलेज। ये एंजाइम रोटी या चावल में मौजूद जटिल स्टार्च को तुरंत वहीं पे साधारण शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, क्या यही कारण है कि अगर हम किसी सूखी रोटी को भी बहुत देर तक चबाते रहें तो वो धीरे धीरे मीठी लगने लगती है? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो जो मिठास है ना, वो असल में स्टार्च का शुगर में बदलना ही है। जो काम पेट में होना चाहिए था, उसका एक हिस्सा तो आपके मुंह में ही पूरा हो गया। कमाल है। तो फिर खाना मुंह से होते हुए हमारे पेट में पहुंचता है, और यहाँ आता है वो हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, HCl। स्रोत कहता है कि ये इतना तेज है कि धातु को भी गला दे। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर ये एसिड इतना शक्तिशाली है, तो यह हमारे खुद के पेट को क्यों नहीं जला देता? मतलब हमारा पेट खुद पचकर खत्म क्यों नहीं हो जाता? ये सवाल ना वैज्ञानिकों को भी बहुत समय तक परेशान करता रहा था। इसका जवाब शरीर के एक बहुत ही अद्भुत डिजाइन में छुपा है। कैसा डिजाइन? हमारे पेट की जो अंदरूनी दीवारें होती है ना, उन पर म्यूकस नाम के एक चिपचिपे पदार्थ की बहुत ही मोटी और मजबूत परत होती है। ये परत एक ढाल या सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो वो एसिड को रोकती है? बिल्कुल, ये एसिड को पेट की असली मांसपेशियों तक पहुंचने ही नहीं देती। तो ये जो एसिड है, इसका काम सिर्फ खाने को छोटे टुकड़ों में गलाना है? सिर्फ खाना नहीं, इसका एक बहुत ही जरूरी काम और भी है। सोचिए, हम दिन भर में जो भी खाते हैं, उसके साथ अनगिनत हानिकारक बैक्टीरिया भी तो हमारे शरीर में जाते हैं। हाँ, कीटाणु तो होते ही हैं। तो ये पेट का एसिड असल में एक सख्त बाउंसर की तरह काम करता है। ये भोजन के साथ आने वाले किसी भी खतरनाक कीटाणु को पेट में घुसते ही उस तेजाब में जलाकर खत्म कर देता है, ताकि वो हमारे खून तक ना पहुंच सके। बाउंसर वाली उपमा बहुत सटीक है। और इसके बाद जो खाना पच जाता है, वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जी।
स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि ये छोटी आंत असल में 20 फीट लंबी होती है। मतलब 20 फीट। और इसके अंदर की बनावट तो और भी अजीब है। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसकी सतह को एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा कर देता है? ये ना जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम है, सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को बढ़ाना। देखिए, छोटी आंत के अंदर की दीवारें एकदम चिकनी नहीं होती। तो कैसी होती हैं? उनमें लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी आकृतियां निकली होती हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं। उंगलियों जैसी आकृतियां। पर इनका फायदा क्या है? इसे ऐसे कल्पना कीजिए कि आपको फर्श पर गिरे हुए पानी को सोखना है। अब एक सपाट कपड़ा तो कम पानी सोखेगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन एक तौलिया जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं, वो तुरंत सारा पानी सोख लेगा। हाँ, तौलिया तो तुरंत सोख लेता है। बिल्कुल उसी तौलिए के रेशों की तरह काम करती हैं। वे आंत की सतह को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि अगर आप उन सबको खोलकर सीधा करें तो वे सच में एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। बाप रे, एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह हमारे पेट के अंदर। बिल्कुल। और इतनी बड़ी जगह होने की वजह से ही पचे हुए भोजन का हर एक पोषक तत्व बहुत आसानी से सोख लिया जाता है और सीधा हमारे खून में चला जाता है। तो अब हमारा सारा ईंधन, सारे पोषक तत्व खून में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात सोचिए, खून तो हमारे पैरों के अंगूठे में भी है और दिमाग की नसों में भी। इन पोषक तत्वों को शरीर के हर एक कोने तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाया कैसे जाएगा? यहीं पर हमारा रक्त संचार तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम मैदान में आता है। देखिए, खून कोई आम तरल या सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। स्रोत ने तो इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उसने कहा है कि अगर हम खून को एक हाईवे मान लें तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी आरबीसी, वो हमारे डिलीवरी ट्रक हैं। बिल्कुल, जो ऑक्सीजन और खाना हर घर तक पहुंचाते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हमारी गश्ती सेना है जो दुश्मनों से लड़ती हैं। और प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है जो कहीं भी कट लगने पर तुरंत आकर सड़क की मरम्मत कर देती है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। और इस पूरे हाईवे नेटवर्क पर इन ट्रकों को धक्का देने का काम कौन करता है? हमारा इंजन यानी हमारा हृदय। और ये हृदय कितनी तेजी से काम करता है, ये आंकड़ा तो मेरे होश उड़ा देने वाला था। स्रोत के मुताबिक हृदय रक्त को इतनी जोर से पंप करता है कि वो सिर्फ 23 सेकंड में, मतलब सिर से लेकर पैर तक का पूरा चक्कर लगाकर वापस दिल में आ जाता है। हाँ, सिर्फ 23 सेकंड। 23 सेकंड, ये तो किसी सुपरफास्ट Amazon प्राइम डिलीवरी सर्विस से भी तेज है। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और इस डिलीवरी सिस्टम के अपने बहुत ही सख्त नियम भी हैं। जैसे धमनियां, जिन्हें हम आर्टरी कहते हैं, उनका काम हमेशा साफ और ऑक्सीजन वाले खून को हृदय से दूर पूरे शरीर में ले जाना होता है। और शिराएं क्या करती हैं? शिराएं यानी वेन्स उस इस्तेमाल किए हुए खून को वापस हृदय में लाती हैं। हालांकि इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी का अपवाद भी है जो अशुद्ध खून को फेफड़ों तक ले जाती है साफ होने के लिए। फेफड़ों की बात आई तो श्वसन तंत्र की बात करना भी तो जरूरी है। हम सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन शरीर में जाए। स्रोत बताता है कि कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनाते हैं, जिसे 38 एटीपी कहा जाता है। ये एटीपी असल में क्या है? आप एटीपी को ना शरीर की बायोलॉजिकल बैटरी या ऊर्जा की करेंसी मान सकती हैं। करेंसी जैसे पैसे? हाँ, जैसे हम बाजार में सामान खरीदने के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही कोशिकाएं अपना कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करती हैं। जब ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचती है तो वो ग्लूकोज को जलाती है और इस पूरी प्रक्रिया में ये एटीपी नाम की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऑक्सीजन असल में भोजन को हमारे अंदर जला रही है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, अगर ऑक्सीजन इतनी ही जरूरी है और इसी से हमें सारी ऊर्जा मिलती है, तो हम हवा से सिर्फ 21% ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? मतलब हम मेडिकल सिलेंडर की तरह 100% शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते? क्या उससे हम सुपर ह्यूमन नहीं बन जाएंगे? ये बहुत ही आम गलतफहमी है लोगों में। जैसा कि आपने खुद ही कहा, ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने का काम करती है। ये दहन या कंबशन का मुख्य कारण है। हाँ। अगर हम हवा से 100% शुद्ध ऑक्सीजन लेने लगे तो हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जलने की यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि शरीर सच में एक भट्टी की तरह तपने लगेगा।
मतलब हम अंदर से ही जलने लगेंगे, लिटरली। हाँ, एक तरह से ये एक अनियंत्रित आग बन जाएगी जो इतनी ज्यादा फ्री रेडिकल्स और गर्मी पैदा करेगी कि हमारी कोशिकाएं खुद ही नष्ट होने लगेंगी। प्रकृति ने हवा में जो 21% ऑक्सीजन का स्तर रखा है वो हमारे सुरक्षित रहने और सही मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए बिल्कुल सटीक है। वाह, इससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए जहर बन सकती है। ये तो एक बहुत ही नया नजरिया है। अब एक बात तो तय है, जब किसी मशीन में ईंधन जलता है तो धुआं और कचरा भी बनता है। बिल्कुल बनता है। और अगर ये कचरा शरीर में रुका तो ये भी जानलेवा हो सकता है। तो यहीं पर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट यानी उत्सर्जन तंत्र मैदान में आता है। सही कहा। स्रोत के अनुसार जब शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है तो 3 मुख्य तरह के जहर बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्या आप समझा सकते हैं कि शरीर ये तय कैसे करता है कि कौन सा कचरा बाहर निकालना है? ये पूरा प्रोसेस ना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरह है, जिसमें शरीर अपनी ऊर्जा खर्च करने और पानी बचाने के बीच एक संतुलन बनाता है। देखिए, प्रोटीन के टूटने से सबसे पहले अमोनिया बनता है, जो बहुत जहरीला होता है। अत्यधिक जहरीला। इसे शरीर से निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। इसीलिए मछलियां जो हमेशा पानी में रहती हैं वो सीधे अमोनिया निकालती हैं। और हम इंसान, हम तो हमेशा पानी में नहीं रहते। हम इंसान इतना पानी खर्च नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो लिवर है वो एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। वो अपनी ऊर्जा खर्च करके इस बेहद जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। तो लिवर जहर का असर कम करता है। हाँ, यूरिया को शरीर में थोड़ी देर तक रोका जा सकता है और इसे बाहर निकालने में पानी भी कम लगता है। वहीं अगर आप पक्षियों को देखें जो आसमान में उड़ते हैं, उन्हें तो अपना वजन एकदम हल्का रखना होता है। हाँ, उन्हें पानी बचाना होता होगा। इसलिए वे यूरिक एसिड निकालते हैं, जिसमें पानी की सबसे कम जरूरत होती है। ये तो सच में प्रकृति की एक अद्भुत प्रोग्रामिंग है। और हमारे शरीर में इस यूरिया को छानने का काम किडनी करती है। स्रोत बताता है कि हमारी हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म फिल्टर की तरह काम करते हैं। 10 लाख फिल्टर? जी। लिवर और किडनी की ये जुगलबंदी कमाल की है। मतलब लिवर अमोनिया का जहर कम करता है ताकि किडनी उसे सुरक्षित रूप से छान सके। लेकिन अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि यूरिन या पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। क्या सच में यूरिन को कुछ देर रोक कर रखना इतना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले पेट के बारे में बात की थी? हाँ। जहां एसिड से बचने के लिए म्यूकस की एक बहुत मोटी परत होती है। हाँ, वो बाउंसर वाली बात, बिल्कुल। तो हमारे मूत्राशय यानी ब्लैडर में वैसी कोई मोटी सुरक्षा परत नहीं होती। यूरिन स्वभाव से हल्का अम्लीय यानी एसिडिक होता है और इसमें शरीर का सारा निकाला हुआ कचरा होता है। जब कोई इस अम्लीय अपशिष्ट को ज्यादा देर तक ब्लैडर में रोक कर रखता है तो उस बंद और गर्म माहौल में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। इससे न सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट का गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि ब्लैडर की दीवारों को भी परमानेंट नुकसान पहुंच सकता है। बाप रे, तो ये कचरा जल्द से जल्द बाहर जाना ही चाहिए। अब तक हमने शरीर के इंजन और उसके एग्जॉस्ट को समझ लिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस पूरी मशीन का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो हमारा नर्वस सिस्टम है। मुझे तो ये शरीर ना एक पूरे देश की तरह लगता है। अगर मैं इसे कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के नजरिए से देखूं, तो कंकाल या हड्डियां इस देश का बुनियादी ढांचा है। नर्वस सिस्टम प्रधानमंत्री कार्यालय है जो बहुत तेज और सटीक फैसले लेता है। बहुत खूब। और एंडोक्राइन सिस्टम एक सीक्रेट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जो खून के जरिए पूरे देश में केमिकल मैसेज भेजता रहता है। मुझे आपकी ये देश वाली तुलना बहुत पसंद आई। नर्वस सिस्टम यानी हमारा मस्तिष्क और नसें सच में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह ही हैं। और इस कार्यालय के जो सबसे मुख्य कर्मचारी हैं वो हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती। जन्म के समय किसी के पास जितने न्यूरॉन्स होते हैं, जीवन भर लगभग उतने ही रहते हैं। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि सिर की चोट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स मरे तो वे वापस नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। अगर हमारी त्वचा कटती है तो नई कोशिकाएं आ जाती हैं, घाव भर जाता है, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग विभाग हैं। सेरिब्रम जो है वो सोचने, समझने और याददाश्त का काम करता है। और सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है ना, तो उसका असर सीधे सेरेबेलम पर होता है। इसीलिए इंसान ठीक से चल नहीं पाता और लड़खड़ाने लगता है।
ओ, अब समझ में आया। और कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। हालांकि स्रोत बताता है कि बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है जो उम्र के साथ आपस में जुड़ जाती हैं। जी बिल्कुल। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। और एक और दिलचस्प हड्डी है गले में, हायोइड हड्डी, जो कमाल की है क्योंकि ये शरीर की इकलौती हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी ही नहीं होती। वो हवा में सस्पेंडेड रहती है। हाँ, लेकिन मुझे वापस उस न्यूरॉन्स वाली बात पे जाना है। आपने अभी कहा कि दिमाग के न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनते, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। जी। अगर ऐसा है तो हम जीवन भर नई चीजें कैसे सीखते रहते हैं? हमारी नई यादें कैसे बनती हैं अगर नए न्यूरॉन्स ही नहीं हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, भले ही न्यूरॉन्स की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन उनके बीच की जो कनेक्शंस और वायरिंग है ना, वो लगातार बदलती और मजबूत होती रहती है। मतलब कनेक्शंस बदलते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत घने जंगल में चल रही हैं। जब आप पहली बार किसी रास्ते से गुजरती हैं तो बहुत झाड़ियां होती हैं, चलना मुश्किल होता है। रास्ता बनाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसी रास्ते पर बार बार चलती हैं तो वहां एक साफ पगडंडी बन जाती है। दिमाग में भी जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दो न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता या साइनैप्स बन जाता है। वाओ! हमारी सीखने की क्षमता कोशिकाओं की गिनती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके बीच बन रहे इस जटिल नेटवर्क पर निर्भर करती है। ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन ये बेहतरीन मशीन कभी-कभी बाहर या अंदर के दुश्मनों से घिर भी तो जाती है। बीमारियां, हाँ। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो स्रोत में बीमारी की परिभाषा बड़ी दिलचस्प दी गई है। मतलब बीमारी सिर्फ किसी कीटाणु का हमला नहीं है। स्रोत के अनुसार पैर में मोच आना भी शरीर के सामान्य कामकाज में रुकावट है, इसलिए वो भी बीमारी की श्रेणी में ही आता है। और स्वास्थ्य की असली परिभाषा यही है, कोई भी स्थिति जो शरीर के सामान्य कामकाज में बाधा डाले वो बीमारी है। अब ये बाधाएं बाहर से भी आ सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। ये दोनों काम करने में बहुत अलग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, जैसे टीबी का बैक्टीरिया, इतने शातिर होते हैं कि वे फेफड़ों में जाकर सालों तक एक कैप्सूल बनाकर छिप सकते हैं और मौका मिलने पर हमला करते हैं। और वायरस को तो मैं एक अपहरणकर्ता ही कहूंगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि वायरस अपने आप में कोई पूरा जीव नहीं है। वो खुद ऊर्जा नहीं बना सकता। वो बस हमारी ही सेलुलर फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है और हमारी मशीनों का इस्तेमाल करके अपने खुद के क्लोन बनाने लगता है ना? ये अपहरणकर्ता वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। और इन हमलावरों से निपटने के लिए हमारा शरीर जो हथियार बनाता है वो भी बहुत अचूक होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? जब कोई बाहर का दुश्मन शरीर में आता है तो उसकी सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। आप इसे दुश्मन की खास वर्दी मान सकती हैं। दुश्मन की पहचान? हाँ, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उस वर्दी को पहचानता है और उसके खिलाफ एक गाइडेड मिसाइल बनाता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अरे वाह, गाइडेड मिसाइल। स्रोतों में इन बीमारियों को याद रखने की भी कुछ मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, वो ट्रिक्स बहुत काम की हैं। जैसे विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए एक लाइन है, रेखा हमें हिट करके। इसका मतलब है रेबीज, खसरा, हर्पीज जैसी बीमारियां। जी। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, जो पायरिया, कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारियों को याद रखने का तरीका है। ये छात्रों के लिए बड़े काम के शॉर्टकट्स हैं। बिल्कुल है। लेकिन जब मैं वायरस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे HIV वायरस के बारे में एक बात बहुत परेशान करती है। क्या बात? HIV इतना खतरनाक क्यों है जबकि वो खुद सीधे तौर पर कोई बीमारी पैदा नहीं करता? मतलब वो कोई लक्षण नहीं देता शुरू में। और यही HIV की सबसे खौफनाक रणनीति है। देखिए, बाकी सारे वायरस शरीर के किसी अंग जैसे फेफड़े या लिवर पर हमला करते हैं, लेकिन HIV सीधे हमारे रक्षा मंत्रालय पर ही हमला कर देता है। रक्षा मंत्रालय मतलब हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं पर? हाँ, WBCs पर। हाँ। ये खास तौर पर उन कोशिकाओं को मारता है जो बाकी शरीर को खतरे का अलार्म देती हैं। जब देश की सेना और रक्षा प्रणाली ही खत्म हो जाएगी तो शरीर बिल्कुल निहत्था हो जाता है। ओह। इसीलिए HIV से संक्रमित कोई भी व्यक्ति HIV से नहीं मरता, बल्कि वो किसी बहुत ही आम सर्दी जुकाम या छोटे इन्फेक्शन से हार जाता है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने वाली फैक्ट्री ही नहीं बचती। या ये सब सुनने के बाद ना मानव शरीर के इस पूरी इंजीनियरिंग के लिए मेरे मन में सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है।
सोचिए, 23 सेकंड में खून का पूरा चक्कर, 10 लाख किडनी फिल्टर जो इस वक्त भी लगातार कचरा छान रहे हैं। और एक ऐसा दिमाग जो कभी नहीं सोता। बिल्कुल, जो लगातार नए रास्ते बना रहा है। सब कुछ एक साथ एक परफेक्ट सिंक में काम कर रहा है। सही कहा। हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। ये अरबों खरबों कोशिकाओं का एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर एक इकाई बिना किसी शिकायत के पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि हम इस जीवन का अनुभव कर सकें। और आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं स्रोत में छिपे एक विचार की तरफ लौटना चाहूंगी जिसने मुझे सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सा विचार? हमने शुरुआत में रुडोल्फ विर्चो के उस सिद्धांत का जिक्र किया था ना, ओमनिस सेलुला एसेलुला, कि हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। हाँ, जीव विज्ञान का ये सबसे मौलिक नियम है। अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से हमारे शरीर के अंदर का जीवन कभी शून्य से शुरू ही नहीं हुआ। एक बहुत गहरा नजरिया है। हमारी कोशिकाओं के भीतर जो जीवन आज धड़क रहा है वो सदियों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, एक अटूट श्रृंखला या अनब्रोकन चेन के रूप में यात्रा करता आ रहा है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक बहुत ही बड़ा विषय है। बिल्कुल। क्या हमारा शरीर सिर्फ एक जैविक मशीन है जो कुछ दशकों के लिए इस धरती पर आई है, या फिर ये इतिहास की एक जीवित, सांस लेती हुई कड़ी है? क्या हम सच में सिर्फ अपने सीमित जीवन काल तक ही हैं, या हमारे भीतर सदियों का इतिहास, हमारी अनगिनत पीढ़ियों का जीवन आज भी धड़क रहा है? अगली बार जब कोई शीशे में खुद को देखे तो इस बारे में जरूर सोचे। बहुत ही शानदार विचार के साथ आपने आज की चर्चा खत्म की है। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का गहन विश्लेषण शरीर के इस अद्भुत ब्रह्मांड पर।